नमस्कार, खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की दिशा में कदम और बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नगर दर्शन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नागरिक अपने वार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की मांग नगर दर्शन पोर्टल पर डाल सकते हैं। इसके अलावा वो इस पोर्टल पर शिकायतों और सुझाव भी दे सकते हैं जो आगामी कार्रवाई के लिए विभाग को प्राप्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर दर्शन पोर्टल के शुभारंभ से हरियाणा के प्रत्येक निकायों में क्रियान्वित किए जा रहे विकास कार्यों समेत नए विकास कार्यों की मांग का संपूर्ण डेटा ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग में निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने करीब 2900 करोड़ रुपए के भवन निर्माण और लगभग 3500 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण से संबंधित प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के सभी अंडरपास के ऊपर शेड बनाए जाएंगे ताकि बारिश होने पर वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। कैथल के लघु सचिवालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्य मंत्री कमलेश डांडा पहुंची। उन्होंने बाबा साहब के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कैसे भारत की कल्पना की है जहाँ पर सभी नागरिकों को कानून के तहत समान माना जाए। आपको बताते चले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ कस्बे में हुआ था। हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाया जाता है। जिला सभागार में पहुंचने पर बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक पर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई टिपर चंद शर्मा और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान टिपर चंद शर्मा और गोपाल शर्मा ने भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल की माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी और टिपर चंद शर्मा ने कहा कि भीमराव अम्बेडकर के इतिहास को जनता जानती है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जन्म जयंती है। आज हमारे साथ पंडित जी पंजाब शर्मा जी, हमारे पार्षदगण आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के तो यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर उनको माल्यार्पण करना आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के हर बूथ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं बाबा साहब के आज जयंती को मना रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है भारत का, हिंदुस्तानी लोगों का, कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है और देश में जो संविधान जो रहा, जो दिशा दी बाबा साहब ने हमको दी, उसी राह पर चलते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश की जनता बाबा साहब के हर अनुकरण को। राष्ट्रीय मंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किया गया, जिससे हरियाणा के पहलवानों को बहुत बड़ा झटका लगा। आपको बता दें, इससे फैसले के बाद पहलवान और कोच बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि कुश्ती हरियाणा की शान है और वो सभी पहलवानों के रग रग में बसी हुई है। सभी पहलवानों में कुश्ती का जुनून है। इस को बाहर करने से पहलवानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। वहीं सभी ने केंद्र सरकार से आवाज उठाने की अपील करी। कुश्ती निकालने का बहुत दुख हुआ है जी हमें। जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी निकालना।
ऐसा करते हैं कई चीज़ों में। जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना, तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं रेसलिंग को, उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाल ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था, उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गए थे इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं हमारे। मतलब अगर छः कैटेगरी हैं, छः मेडल हमारे पूरे आए हमेशा। खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए और कुश्ती को शामिल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही मतलब गलत संदेश जा रहा है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd, 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे, उससे हम नीचे ही जाएंगे, क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है ही इससे। कुश्ती संघ ने नहीं निकाला गेम को। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है, ये उनका डिसीजन है, ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए और उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। हिसार सिविल अस्पताल में सीएमओ कार्यालय के सामने कोरोना काल के समय लगाए गए कर्मचारियों को हटाए जाने के विरोध में 14 दिन से धरना जारी है। आपको बता दें कि अपने ड्यूटी को बहाल करवाने के लिए कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से धरना शुरू किया था। वहीं धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि अब हमें बेरोजगार कर दिया गया। इसी मामले में प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई। आज हमारे धरने को 14वां दिन हो गया है और अभी तक कोई अधिकारी की तरफ से हमें कोई कुछ आया नहीं है भाई आपका आगे क्या होगा। लेकिन हम मांग ये कर रहे हैं कि हमारा एनएचएम में मर्ज किया जाए और जो कोविड में हमारे साथी काम कर रहे थे सभी को कोविड में लिया जाए। तो आपकी मुख्य मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे ज़्यादा नहीं कि हम भाई पक्का ही कर दो, लेकिन हमारी मांगे ये है कि जो कोरोना योद्धाओं को सम्मान दिया था कृपया उस सम्मान का सम्मान करें भाई, ताकि आगे भी हम काम करेंगे। और हमारी मांग ये है कि हमें एनएचएम में मर्ज किया जाए और ड्यूटी पर बहाल किया जाए। जी, मेरा नाम उषा है और मेरी पोस्ट स्टाफ नर्स की थी। मैंने आइसोलेशन वार्ड में कार्य किया है और मेरी ज्वाइनिंग जी दिसंबर 2020 में हुई थी। और आइसोलेशन में कोविड के मरीज आते थे, उनमें शिशु भी था और शिशु के अंदर सीरियस मरीज थे, उनमें हमें काम किया है। तो कितने कर्मचारी आज धरने पर हैं इसको लेकर? जी 71, हिसार में 71 कर्मचारी धरने पर है। सर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है सारे जो कोरोना की एक स्कीम में लगाए गए थे। उनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, क्लास 4 स्वीपर है, रिसर्च असिस्टेंट है। सर, इन सभी को कोरोना के लिए कोरोना को हराने के लिए इनकी भर्ती की गई थी और सभी की अगस्त 2020 में भर्ती की गई है। सर, 1.5 से 2 साल सभी को काम करते हुए हो गया। और जो ये लोग दरी पे बैठे देख रहे हो आप, इनमें से मोस्टली ऐसे बंदे हैं जो 2 से 3 बार पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी पॉजिटिव हो चुके हैं। और सरकार ने इनको ये सम्मान देने का काम किया है। मोदी जी ने जब 2nd वेव आई थी तब मोदी जी ने हेलीकॉप्टरों से फूल की बरसात की थी और 31 मार्च को कोरोना योद्धा को उन्होंने दरी पे बिठाने का काम किया है।
पुराना के बसरू गांव में मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा योजना के तहत घरों में बनाए गए कैटल शेडों की जांच की और मौके पर शिकायतकर्ताओं के बयान भी दर्ज किए। रविंद्र चौहान ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सरपंच ने पंचायत अधिकारियों से साठगांठ करके मनरेगा योजना के तहत घरों में कैटल शेड कागजों में बनाकर दिखा दिए थे, लेकिन जो राशि आई थी उसका गबन कर लिया गया था। इस दौरान उन्होंने करीब 6 घरों में पटवारी और मनरेगा ऑपरेटरों के साथ मुआयना किया। यहाँ एक भी घर में कैटल शेड नहीं बना हुआ था। इस दौरान उन्होंने पंचायत पटवारी से संबंधित रिकॉर्ड मांगा तो रिकॉर्ड भी वो नहीं दे पाया। उसके बाद उसे जमकर फटकार लगाई गई। वहीं इस घोटाले की पूरी जांच पारदर्शी तरीके से हुई तो दर्जनों संबंधित कर्मचारियों पर बाज गिर सकती है। 20 रूम में आज हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें कहा कि कैटल शेड के लिए अमाउंट जारी हुआ और जारी होने के बाद ही हम कैटल शेड बनने थे, लेकिन आज तक यहाँ धरातल पर कोई कैटल शेड नहीं बना है। इसकी जांच के लिए हम आ जाए। सर कितने कैटल शेड आपने जांचे हैं? अभी तक लगभग 3-4 के करीब हम जांच चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। सोनीपत में पुलिस लाइन में सरकारी आवास में रह रही महिला सिपाही के साथ देर रात पुलिस लाइन के सरकारी आवास में ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने महिला सिपाही की शिकायत पर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। वहीं शुरुआती जांच में सामने आए कि सिपाही और युवक दोनों ही लिव इन में रहते थे। किसी बात पर विवाद हो जाने के बाद दुष्कर्म की शिकायत की गई थी और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा करके मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए जाएंगे। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कल रात को 2:30 बजे के करीब एक कांस्टेबल है, लेडी कांस्टेबल, तो उनकी कॉल आई। कॉल में बताया गया कि भाई मेरे लिव इन रिलेशन में जो लड़का मेरे साथ रहता है तो उन्होंने रेप किया है। उनसे रिटर्न में दरख्वास्त ली गई। दरख्वास्त पे हमने केस रजिस्टर कर दिया है आरोपी के खिलाफ, और उसके बाद हमने जो लेडी कांस्टेबल थी उनका मेडिकल करा के 164 के बयान कराए गए। आगे जांच जारी है। गुरुग्राम में विजिलेंस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। दरअसल विजिलेंस टीम की शिकायत मिली थी कि बादशाहपुर थाने में तैनात एएसआई प्रमोद कुमार सीएम विंडो की तफ्तीश मामले में 10,000 की रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए विजिलेंस टीम ने बादशाहपुर थाने में रेड करके एएसआई प्रमोद को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और मामले का खुलासा कर दिया। बहरहाल विजिलेंस टीम मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कल हमारे मोदी जो हमारे मुकेश कुमार है इस मुकदमा के, उन्होंने आकर के लिखित दरखास्त दी थी कि ऐसे ऐसे बादशाहपुर में मेरी एक दरखास्त पेंडिंग है, जिसमें मेरा जो दरखास्त है उसके अंदर मैंने किसी कंपनी से पैसे लेना है और उसकी जो जांच कर रहा है हम सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जो बादशाहपुर में तैनात है, उसने इस जांच को पूरा करके मेरे फेवर में करने के लिए 10,000 की डिमांड की थी, लेकिन 7,000 में मेरा सौदा तय हुआ है, जिसने आज मेरे को पैसा लेने के लिए बुलाया है। मैं इस रिश्वत का पैसा नहीं देना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रिश्वतखोर को काबू करके उसके खिलाफ कार्रवाई करें। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत जींद में छापेमारी अभियान चला रही है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। जहां अस्पताल परिसर, सिविल सर्जन कार्यालय, मिनी सचिवालय, तहसील कार्यालय, रेलवे स्टेशन के अंदर धूम्रपान करने वाले 19 लोगों के चालान काटे गए, जिसमें 6 स्कूल के पास बीड़ी सिगरेट बेचने वाले दुकानदारों और 13 धूम्रपान करने वाले लोगों के चालान शामिल हैं।
वहीं चालान से 3,570 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान उप सिविल सर्जन डेंटल डॉक्टर रमेश पांचाल ने अभियान के तहत धूम्रपान करने वालों को जागरूक किया और समझाया कि धूम्रपान से काफी नुकसान होता है। पहलवान क्या कर रहे हैं, कहाँ बैठे हैं? ऐसा आज राष्ट्रीय तंबाकू कार्यक्रम के तहत हमने जगह जगह जहाँ पब्लिक प्लेसेस है वहाँ जाके लोगों को जागरूक किया है कि बहुत गलत चीज़ है, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और 16 लोगों का हमने चालान काटा है, जिसमें सामान्य अस्पताल है, हमारा कोर्ट परिसर है, BDPO दफ्तर है, तहसील है, और 6 ऐसे दुकानदार हैं जो स्कूल और कॉलेज की दीवार के साथ थे, उनके भी हमने चालान काटे। उनको बताया कि स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में आप बीड़ी सिगरेट नहीं बेच सकते, ये कानून के खिलाफ है, इसलिए आप इन जो बीड़ी सिगरेट बेचते हैं इनको ना बेचें। चरखी दादरी के रावलधी खातीवास रोड पर एक प्रेमी जोड़े का शव पेड़ से लटका मिला, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इस शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने शवों के पोस्टमार्टम के लिए रोहतक रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है और मिली जानकारी के अनुसार युवती ITI में पढ़ती थी और युवक प्लम्बर का काम करता था। दोनों ही पिछले 3 दिन से लापता थे। लड़की के परिजनों ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत भी दी थी। मोनू है और लड़का नवीन, ये कल रावलधी खातीवास रोड पर एक कीकर के पेड़ से दोनों ने फांसी का फंदा लगा रहा तो फेंक दिया, जिनके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ GH लाए थे। इनका रेफर किया गया है PJ रोहतक का, वहाँ जाकर इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। देश भर में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले तो पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की कमर तोड़ी, तो अब CNG के दामों ने भी इजाफा देखने को मिल रहा है। आज फिर तीसरी बार CNG के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली NCR में CNG 71 रुपए 61 पैसे किलो पहुंच गई है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद में CNG 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो पहुंच गई है। गुरुग्राम में CNG 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो हो गई है। इसी के साथ करनाल कैथल में CNG 80 रुपए 27 पैसे प्रति किलो बिक रही है। तो आम लोगों पर महंगाई की मार लगातार पड़ती चली जा रही है। CNG के दामों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। दिल्ली NCR में बढ़े CNG और PNG के दाम। CNG में 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो का इजाफा हुआ। दिल्ली में CNG 71 रुपए 61 पैसे प्रति किलो हुई। नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में CNG 74 रुपए 17 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। मुजफ्फरनगर मेरठ शामली में 78 रुपए 84 पैसे प्रति किलो। गुरुग्राम में 79 रुपए 94 पैसे प्रति किलो। रेवाड़ी में CNG 82 रुपए 7 पैसे प्रति किलो। देश में आम जनता महंगाई की मार से परेशान है। पेट्रोल डीजल के दामों से जनता को अभी राहत नहीं मिली थी कि इसी बीच PNG के दाम भी बढ़ गए, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। तो आपको बताते चलें, PNG के दामों में भी इजाफा हुआ है। ये ग्राफिक्स का ही पार्ट है। आम लोगों पर महंगाई की मार। दिल्ली NCR में PNG के दाम 4 रुपए 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में PNG 45 रुपए 86 पैसे प्रति SCM पहुंची।
तो वहीं नोएडा में पीएनजी 45 रुपए 96 पैसे प्रति एससीएम, गाजियाबाद में पीएनजी 45 रुपए 96 पैसे प्रति एससीएम पहुंची। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 1007 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हो गई है। वहीं आपको बताते चले 818 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गया है। वहीं आपको बताते चले एक्टिव केसों की बात अगर हम करते हैं तो फिलहाल कोरोना के 11,058 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। तो 1007 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। एक कोरोना मरीज की हुई है मौत। 818 लोग कोरोना से ठीक हुए। कोरोना का रिकवरी रेट पहुंचा 98.76%। देश में कोरोना के 11,058 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की खबरें। नमस्कार।